वेलकम टू एलिवेशन क्लास। मैं विपिन आपको आज बोर मॉडल लेके आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स के क्लास चल रहे थे और आज तक हम लोगों ने कुछ मॉडल्स पढ़ा था। ठीक है, थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा था, फिर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होते हैं वो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रदरफोर्ड मॉडल, उनकी क्या लिमिटेशन थी वो, ये सब पढ़ चुके। और अब है हमारे नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और वो है हमारे कौन, बोर मॉडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बोर मॉडल को, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अच्छी अच्छी टॉपिक्स निकल के आएंगे। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितने होते हैं, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कितने होते हैं, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलने वाले हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये। तो क्या था बोर मॉडल, क्या है बोर मॉडल? तो उन्होंने बोर ने क्या क्या कहा था, बोर साइंटिस्ट साहब ने क्या सब कहे थे, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। बोलो, क्लियर? हाँ चलो भाई। तो बोर मॉडल में 3 पोस्टुलेट दिए गए थे। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स क्या थे? पोस्टुलेट इट मीन्स कि क्या क्या स्टेटमेंट थी, क्या उन्होंने कहा था, कहने का मतलब कि स्टेटमेंट क्या थी। तो बोर के पोस्टुलेट जानेंगे क्या कहा था, और उन्हीं पोस्टुलेट की मदद से हम रेडियस, स्पीड, किसी भी इलेक्ट्रॉन के किस ऑर्बिट में कितने होते हैं, फिर एनर्जी मतलब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, सभी चीज़ें पोस्टुलेट की मदद से आ जाएगी। इसलिए आप बने रहें तो आपको पता चल जाएगा, और बने नहीं रहेंगे तो फिर पता नहीं चलने वाले। आ जाओ, कौन से पढ़ने वाले हम? बोर मॉडल। बोर्स मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। इनके क्या पोस्टुलेट थे, देखो ध्यान देना इधर। 3 मेन पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट 1, ठीक है, पोस्टुलेट 1, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? उन्होंने कहा था, फर्स्ट बात उनकी जो थी, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट पे, सर्कुलर ऑर्बिट पे। अब वो ऑर्बिट ऐसा होता है कि उसकी रेडियस डिक्रीज नहीं होती है। याद करो रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है। अब उनकी ऑर्बिट क्या होती थी? ऑर्बिट की रेडियस घट रही थी। ऐसा एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड में नहीं दिए गए थे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया। नहीं भाई, ऑर्बिट में तो घूमती है सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन कैसे घूमती है? ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है कि उसकी रेडियस नहीं घटती है, उसकी एनर्जी नहीं घटती है, एक सर्टेन एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, सर्टेन एनर्जी लेवल वाले में घूमते हैं, एनर्जी नहीं घटते उसके। तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। दूसरा ऑर्बिट की बात करो तो उसकी एनर्जी कुछ और होती है। यानी एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन द सर्टेन, यानी ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग सर्टेन एनर्जी, कुछ सर्टेन एनर्जी उसकी होती है। ये बाद में पता चलेगी कि कैसे इन्होंने ये कहा, एनर्जी आएगी पर्टिकुलर ऑर्बिट के। तो भाई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो याद करो हम लोगों को सर्कुलर मोशन में पढ़ाया गया है कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर चीज़ मतलब सर्कल कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कल पे घूमेगी तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स तो नीडेड है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो फिर तो गड़बड़ है, यानी कि फिर तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं आएगी। तो कहा, क्या कहा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे है, उनके बीच की अट्रैक्शन। देखो ये जो ऑर्बिट पे घूमेगी ना, सर्कुलर ऑर्बिट पे ये इलेक्ट्रॉन जो घूमेगी कुछ रफ्तार से, अब बीच में जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, Ze जिसकी चार्ज है, Ze क्यों, Z क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। दिस मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है ये Z। एटॉमिक नंबर इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं? E 1.6 10⁻⁻19 प्लस में, और ये इलेक्ट्रॉन है उस पर भी 1.6 10⁻19 ही -19 ही चार्ज होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, वैल्यू सेम ही होते हैं, आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों चार्ज में अट्रैक्शन होगी,
कितनी होगी इधर, यहाँ होगी तो इधर, यहाँ होगी तो इधर, यहाँ होगी तो इधर, यहाँ होगी तो इधर, हमेशा इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी नहीं लगी? लगी ना। तो सेंटर की जो तरफ फोर्स जो लगती है सर्कुलर मोशन में, वही होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। कि लो भाई घूमो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व दिस इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो घूमेगी ना। यही चीज इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा। अब देखो स्टेटमेंट भी लिख लो। एन इलेक्ट्रॉन revolves on the circular orbit जिसको एनर्जी लेवल कहते हैं, या स्टेशनरी, इसकी एनर्जी लेवल कर लो, लेवल, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट सच दैट electrostatic force of attraction provides necessary centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जरूरी वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। यही बात यहाँ पे लिखे जा रहे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट, जिसको एक सर्टेन एनर्जी लेवल कहते हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी फिक्स होती है, इस तरीके से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स की सर्कुलर मोशन होता नहीं है। तो कौन दे रहा है यहाँ पे? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ी मैथमेटिक्स देखा जाए, इसके भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ सी बराबर हो जाएगी, होगी कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी ये दोनों क्या होगी? बराबर। तो ये क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर होता है कि नहीं होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज एम वी स्क्वायर बाई आर। खुद कितना होता है वो? इतना। एम क्या है? वो जो घूम रहा है उसकी मास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मास है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी रेडियस ऑफ यहाँ पे एटम हो जाएगी। आर यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ एटम, है ना। तो देखो के Q1, ए को क्यू कितना है? जेड ई। Q2 दूसरा कितना है? इलेक्ट्रॉन। शाइन नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक में चली गई, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो किस में चले गए? अट्रैक्शन होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो मैग्नीट्यूड ले जाते हैं कूलम्ब लॉ में, याद है ना? कूलम्ब लॉ, हाँ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कितनी? एक बार मार दूँ क्या? एक बार मार दो ना, रहने दो, अगले स्टेप में मार लेना। एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है कि नहीं? ये तो कुछ कुछ कट रही क्या? कुछ कुछ काट लो और कुछ कुछ निकाल लो। एक बार मार दो ना, के जेड ई स्क्वायर बाय आर बराबर एम वी स्क्वायर। के जेड ई स्क्वायर बाय आर बराबर एम वी स्क्वायर इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ। जो भी आगे, यानी कि ये दोनों बराबर करके छोड़ दिया, आगे जो जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। बताओ ये क्लियर है? तो ये थे क्या हमारा पोस्टुलेट नंबर 1। आ जाओ पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट मतलब ऐसा नहीं कि कोई पोस्टुलेट मतलब काफ़ी स्टेटमेंट है ये, यानी कि दूसरा इन्होंने जो कहा, ठीक है। पोस्टुलेट 2, दूसरा क्या कहा? इन्होंने जो है अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया था। अभी क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर आप गिनती कर, तो मान लो पेन की गिनती करना है,
मार्कर की गिनती करना है तो इसको पॉइंट में थोड़ा ना 1.2 मार्कर ऐसा थोड़ा ना होता है, सीधा गिनोगे ना 1 मार्कर 2 मार्कर। मोबाइल की गिनती करना है तो आप 1 पॉइंट में तो नहीं बात करोगे कोई भी चीज़। तो जिस चीज़ को आप पॉइंट में बात नहीं करते हो इसका मतलब उसका क्वांटाइजेशन हो रही है, वो चीज़ आप क्वांटाइज कर रहे हो। तो इन्होंने कहा एक बात इनकी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे जब घूमता है तो ये एक वेव की तरह बिहेव करता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब से उसका रिलेशन होना चाहिए था, क्योंकि वेव की कैरेक्टरिस्टिक तो मेन क्या है, वेवलेंथ शो करना, फ्रीक्वेंसी बताना, वेव की कैरेक्टरिस्टिक है ना। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या वेवलेंथ होगी भाई, क्या वेवलेंथ होगी? तो देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, हाँ घूमता है। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो एक वेवलेंथ के बराबर होगी उसकी टोटल 1 टाइम पीरियड का पाथ कह लो, एक वेवलेंथ होगा। जब सेकंड ऑर्बिट पे घूमेगा तो 2 वेवलेंथ कंप्लीट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं तो एगो वेवलेंथ बनाता है ना। एक चक्कर में एक वेवलेंथ होते हैं ना, एक चक्कर में, हाँ एक चक्कर में एक वेवलेंथ होता है कि नहीं होता? ये एक चक्कर मार ले तो वेवलेंथ क्या होती है, ये होता है ना, एक चक्कर मार ले तो एक वेवलेंथ, फिर 2 गो वेवलेंथ, फिर ये 3 गो वेवलेंथ, होते हैं कि नहीं होते? हाँ। तो इन्होंने कहा एक चक्कर मारना मतलब एक वेवलेंथ, मतलब एगो साइकिल कंप्लीट करना। तो ये एगो साइकिल कब कंप्लीट करेगा? जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो एगो साइकिल कंप्लीट करेगा, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो 2 गो साइकिल कंप्लीट करेगा। जब ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लेता हूँ, ये सेकेंड ऑर्बिट मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक एगो साइकिल करेगा और सेकेंड ऑर्बिट में 2 गो साइकिल करेगा। मान लो यहाँ से हाँ नहीं समझ आ रहा है क्या किया मैंने? यहाँ से सोचो, थोड़े टेढ़े हो गए होंगे। यहाँ से सोचो, ऐसे गया, ये गोल वेवलेंथ हो गया। ऐसे इसको पकड़ लो, आप इसको मिटा दो जरा, ये मिटाओ, ये पोर्शन 2 को है ना, इसको गोल गोल घुमा दो, इसको पकड़ के गोल घुमा दो, ऐसी बनेगी। यहाँ से गई, ऊपर से ले जाओ या नीचे से ले जाओ, हमने नीचे से ले गया, ये हो गया एक साइकिल, ये हो गया एक साइकिल, फिर ये हो गया दूसरा साइकिल, 2 चक्कर, 2 वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ, फिर ये एक वेवलेंथ। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो 2 गो लैम्डा बनेगा, थर्ड में जो घूमेगा 3 गो लैम्डा बनेगा। जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ना, ये 3 गो लैम्डा बनाना चाहिए। तो देख लो 1 2, छोटा छोटा बना दिया, ये तो गड़बड़ हो गई, छोटा छोटा बना, कोई बात नहीं, 3 गो लैम्डा बनानी है। यानी कि इसको 3 गो बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इसको गोल गोल घुमा दो, 3 गो वेवलेंथ ऐसे बना के उसको गोल घुमा दो, होगा कि नहीं होगा? यानी कि 2 पाई आर, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर एगो साइकिल बराबर n लैम्डा। इन्होंने ऐसा निकाला था, समझ आ रहा है? तो मैं ऐसे समझो ना, एगो वेवलेंथ, इसको गोल गोल घुमाओगे, एक सर्कल है ना। एक वेवलेंथ के लिए एक वेवलेंथ अगर बनेगी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एगो वेवलेंथ बनेगी। सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो 2 गो वेवलेंथ बनाएगा, यानी 2 गो वेवलेंथ बना के मोड़ दो तो ऐसा सेकेंड वाली फिगर बनेगी। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 3 गो वेवलेंथ बनाएगा, तो 3 गो वेवलेंथ, 3 गो बना के इसको मोड़ दोगे तो थर्ड वाली आ जाएगी। ये तो ठीक है। यानी कि 2 पाई आर, इसके सेकेंड ऑर्बिट में 2 पाई आर, कोई भी ऑर्बिट है ना 2 पाई आर लेंथ है, 2 पाई आर लेंथ में ही कभी एगो वेवलेंथ बनता है, कभी 2 गो बनता है, कभी 3 गो बनता है कि नहीं बनता है? तो 2 पाई आर
बराबर एन लेमडा। ये कभी एगो होगा, ये कभी दो गो होगा, कभी ये तीन गो होगा। एन इंटीजर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी यहाँ पे ऑर्बिट के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट 1 के लिए 1 होती है, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, ऐसे यूज़ कर लेंगे, है कि नहीं है। ऐसा कंडीशन इन्होंने दिया, इसको क्या कहते हैं, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या ये, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, है कि नहीं है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एस होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यही से एक रूल निकाला था पोस्टुलेट 4, थ्योरी ये दिया था और निकला क्या था, एक पोस्टुलेट निकल गया। देखो निकाल देता हूँ अभी। हम लोग पढ़े हैं लैम्डा बराबर एच बाई एम भी यानी एच बाई पी, लैम्डा बराबर एच बाई पी, तो 2 पाई आर, ये समझ में आई। 2 पाई आर बराबर एम लैम्डा, यानी कोई भी सर्कल में है उसकी पूरी लेंथ जो होगी ना, एन बार जितनी ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट तो एगो लैम्डा, सेकेंड तो 2 गो, थर्ड तो 3 गो, है ना। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्योंकि वो गिनती कर रहा है किस ऑर्बिट में कितने वेवलेंथ है। एन ऑर्बिट नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 2 पाई आर बराबर एन लेमडा, एन लेमडा के बदले एच बाई पी होते हैं, और पी क्या होता है, एम भी। पी क्या होता है, एम भी। पी क्या होता है, एम भी। मैं इस फिगर को जरा मिटा दूं, फिगर से ज़्यादा कोई मीनिंग मतलब नहीं है। आ जाओ, 2 पाई आर एन एच बाई एम भी, ठीक है, ये पहले पढ़े थे, पहले से हमको पता ही है। तो जरा सोचो, एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, ऊपर आ जाओ आप, एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, एम भी आर एन एच बाई 2 पाई। ये हो गया फाइनल कंडीशन पोस्टुलेट 2 का। थ्योरी यहां से शुरू हुई, एक्सप्लेनेशन हुई, रिजल्ट ये आई, पोस्टुलेट बना दिया। क्या बना दिया, एम बी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कोई भी चीज़ सर्कल में घूमते हैं ना, सर्कुलर पाथ में, यहाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये आर रेडियस है, इसकी कुछ मास है, कुछ इसकी लीनियर स्पीड भी है, तो मोमेंटम कितनी है, एम भी। मोमेंटम कितनी है, एम भी। उस मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट घूम रहा है वहाँ से क्या है, आर। इस मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर है ना, जिसके अबाउट घूम रहा है, न्यूक्लियस के अबाउट, तो एम भी आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इट मीन्स यहाँ से क्या, सेंटर एक्सिस, तो एम बी आर। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को ही एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई करना है। बातें समझ आ रही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ थी, हमने मैथमेटिकल तो लगा लिया, मैं मैथमेटिक्स निकाल लिया, ये सब चीज़ें निकाल ली जो उन्होंने पोस्टुलेट 2 में कहा था। अब पोस्टुलेट 2 का स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving on an orbit is equal to NH by, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। अब स्टेटमेंट, इसे भी लिख लो, मैं इसको मिटा दूं। स्टेटमेंट इसे लिख लेना, यहां से शुरू हुआ लेकिन ऐसे, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन 2 पाई आर NH बाई क्या था, एन लेमडा। तो देखा जाए, हाँ स्टेटमेंट क्या होगी, तो स्टेटमेंट पोस्टुलेट 2 का जो स्टेटमेंट है वो अब लिख रहा हूँ।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving on an orbit, revolving on an orbit is equal to, is integral multiple of h by 2 pi 2 है here h बराबर प्लैंक कांस्टेंट पता है कितना होता है 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड, काफ़ी कम है ना, 10⁻³ है कि नहीं। ये प्लैंक कांस्टेंट थे, आप पाई जानते हो ना। ये थी हमारे सेकेंड पोस्टुलेट, है कि नहीं। इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं। हो गया, आ जाओ। देखो हम फर्स्ट पोस्टुलेट से ये निकाले थे कि नहीं निकाले थे, ऐसा कुछ कंडीशन आया था कॉपी में, देखो mv² बाई ये। और सेकेंड पोस्टुलेट से हमको आया था mvr बराबर nh बाई 2 पाई। एक ये था और एक ये, इसको भी यहीं लिख लो। यहाँ से एक r निकाल लो, यहाँ से भी r निकाल लो। r क्या हो गया यहाँ से nh बाई 2 पाई mv, nh बाई 2 पाई mv। ये देखो, एंड इस पोस्टुलेट से क्या आया था kZe² बाय r, वही r इक्वल टू mv²। तो यहाँ से r कितना आ रहा है, वही यहाँ से r कितना आ रहा है kZe² बाय mv²। ये आ रहा ना। सेकेंड पोस्टुलेट से ये आ रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट से ये आ रहा है r, दोनों तो r ही है ना, तो दोनों को बराबर कर दो तो कुछ नई चीज़ें आ जाएगी। मैथमेटिक्स तो है, इक्वेशन निकालते हैं, कुछ नई नई चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाने, सो इन दोनों को बराबर कर दो। ये r कितना है nh बाई 2 पाई mv, और ये r कितना है kZe² बाय mv²। एक काम करो ना, यहाँ से क्या निकलने वाली क्वांटिटी, एक एक तो भी है, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट ही है, यहाँ से भी निकाल लो। एक वो भी मर जाएगा, v² यहाँ ले लो, ऐसा समझो ना। एगो भी मर गए ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, एगो भी। तो इस भी को यहाँ लाओ, इस भी को यहाँ लाओ। इधर क्या है kZe² बाय m, और ये चली जाएगी ऊपर 2 पाई m बाई nh। देखो देखो देखो, एगो नीचे से नीचे भी मर गए, एगो भी बच गया यहाँ पे। ये चला गया इस कोना में, ये चला गया ये नीचे, ये चला गया 2 पाई m इधर, kZe² बाई m। हाँ, कुछ कुछ काट लो, mm चल बसे। तो क्या बचे यहाँ पे भी 2 पाई के 2 पाई के Ze² बाई nh। कुछ छूटा तो नहीं, 2 पाई के Ze² बाई nh। बोलो ये सही है, 2 पाई के Ze² बाई nh। हाँ, बात तो सही है। ये हो गया हमारे स्पीड। किसी भी ऑर्बिट में और कोई एटॉमिक नंबर वाला एटम है, उसका z कितनी स्पीड होगी कहीं पे वो पता चलेगा। हाँ, बाकी सब कुछ के वैल्यू पते हैं। भी हो गया इतना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर रख दूँ तो कौन आ जाएगा, r आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इक्वेशन कर दो ना, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन इसको नहीं करो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है, नेमिंग है वो। तो अब देखो, ये जो मुझे भी आया है, मैं यहाँ रख दूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे r आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ क्या है, बाकी पते हैं। तो यहाँ से r आ जाएगी। तो फ्रॉम, ये भी का फॉर्मूला हो गया, किसका, भी का। आगे भी का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, सभी चीज़ की वैल्यूज़ रख देंगे और फिर कहेंगे ये लो आपकी छोटी सी भी फ्रॉम 1
आर क्या NH/2πm, अभी के बदले क्या रख दूँ, ये 2π/z e स्क्वायर बाय NH, तो ऊपर चली जाएगी NH ना, नीचे के नीचे वाली ऊपर जाती है ना, तो ऊपर चलेगा भाई। आर कितने हो गए, N² बाय 4π² mkze²। ये किसी भी n, और n क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हेयर n क्या है, वही यार n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर कह सकते हैं। मतलब हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, ऑर्बिट की नंबर, जो भी ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, ऑर्बिट नंबर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अब बाकी सभी चीज़ पता है हम लोगों को, तो N² H² 4π² mkze², सब कुछ हम लोगों को पता है। देखो हम सब वैल्यू रख के दिखाते हैं, कितनी इतनी बड़ी वैल्यूज तो हम लोग रट के नहीं रखते ना, छोटी सी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे n और z बदलने वाली चीज़ है, क्योंकि ऑर्बिट बदल सकते हैं, z बदल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या हो जाएगी 1, हालांकि ये बोर की जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए है, किसी के लिए, याद रखना, ये बोर की जो मॉडल है हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए मात्र दिया गया था, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। बोर मॉडल वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन, तो जेड यहाँ पे हमेशा बोर मॉडल में जेड कितनी होगी 1, ठीक है। और अगर कोई दूसरा एटम है तो वहाँ जेड की जगह तो जो भी उसकी एटॉमिक नंबर है वो रख दोगे तो फिर सही हो जाते। लेकिन ये बोर मॉडल किसके लिए लाया था, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जेड हमेशा हमारे लिए क्या है 1। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं n तो ऑर्बिट नंबर है, वो तो बदल सकती है। h प्लैंक कांस्टेंट है, लिखा चुकी कितना होता है 4 जानते हो, पाई जानते हो 22/7 वाला 3.14, उसका स्क्वायर करोगे लगभग 10 होता है, पाई का स्क्वायर लगभग 10 यानी कि 9.8 है ना। m पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा था, शुरू से हम ले रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कांस्टेंट था k 1/4πε0 वाला 9 × 10⁹ याद है, वही वाला है 9 × 10⁹ वाला k है। जेड एटॉमिक नंबर, इसको तो रखे रहेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सब कुछ की वैल्यू रखो, सब कुछ की वैल्यू रखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन क्या है, यहाँ पे वैल्यूज आप उसको रखोगे। h कितनी रखोगे 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई तो पते है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। पाई स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू रख लेना 9.8, अप्रॉक्सीमेटली 10 रख लोगे चलेगी। के क्या है 9 × 10⁹। जेड एटॉमिक नंबर E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये सब चीज़ें रख दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू आएगा कितना, तो जब वैल्यूज रखोगे इन सब को, जब इन सब को रखोगे तो ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रम, यानी कि 5.29 10⁻⁻11 ऊपर क्या n², दिखाई दे रहा है क्या, छोड़ो नीचे लिख लो। आर क्या होगी, सबकी वैल्यू रखने पे कितना बोला 5.29 10⁻⁻11, सबकी वैल्यू रखने पे कितना आएगी 5.29 10⁻⁻11, ऊपर n² और नीचे z, ऊपर और नीचे ये तो कंडीशन पे डिपेंड करेगी ना, n²/z। ये हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, n लगा लो यहाँ पे, n डिनोट्स दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हाँ तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, Rn बराबर, देखो एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻10 का, ये मीटर में है, रेडियस है ना मीटर में होगी ये, तो
0.53, देखो 10 से इधर क्या किया, डिवाइड किया, 10 से इधर डिवाइड किया, तो 0.5, अब अप्रॉक्सीमेटली 3 कर लेता हूँ, 9 है ना, तो 2 को 3 कर लेता हूँ, 0.53, इधर 10 से डिवाइड किया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 का पावर माइनस 10 एन स्क्वायर बाई जेड, ये किस में हो गए, अभी भी वही है, तो आर एन कितना होगा 0.53, 10 का पावर माइनस 10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रम, एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रम में रेडियस ऑफ, ये रटने लाइक ये आसान है ना, ये ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होगी 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होगी, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होगी, कम है कि ज़्यादा है, बहुत कम है ना, एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर माइनस 10 मीटर। एन क्या है, एटॉमिक नंबर जो भी है डाल दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जेड क्या एटॉमिक, एन ऑर्बिट नंबर था ना एन क्या ऑर्बिट नंबर और जेड क्या एटॉमिक नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या है वो, ग्राउंड स्टेट, तो एन क्या रख दोगे 1, पहले इसको नोट करो फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, चलो। नोट हो गया। रेडियस के फॉर्मूले आएंगे, जनरल फॉर्मूला ये, कौन सी, जनरल। अब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड कितनी 1 एंड एन बराबर 1 हुई, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। तो एन 1 रखो और जेड भी 1 रखो, देन रेडियस क्या होगी, देन रेडियस जो होगी फर्स्ट ऑर्बिट की यानी R1, फर्स्ट ऑर्बिट की R1 कहो या इसको R0 भी कहे जाते हैं, R0 वो अपना नोटेशन है, कोई बात नहीं। तो 0.53 एन स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई जेड 1, यानी 0.53 एंगस्ट्रम में होगी ना। तो रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रम होती है। हाइड्रोजन के लिए हमेशा जेड तो 1 ही होगी, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड है तो 2 से 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकेंड है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी अपना कॉमन सेंस लगाना। फिर थर्ड है तो 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसको, क्योंकि जेड तो 1 ही रहेगी ना, एटॉमिक नंबर तो वही है ना, तो एटॉमिक नंबर तो वही रखेंगे और एन क्या है बदलते रहेंगे, तो हमारी ये रेडियस बढ़ती रहेगी कि घटती रहेगी, भाई ऑर्बिट बढ़ेगी तो रेडियस तो बढ़नी है ना, सीधी सी बात है, बढ़नी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं बोर रेडियस, क्या कहते हैं, बोर रेडियस, बोर्स रेडियस। अब टर्मिनोलॉजी है इसमें क्या है, मान लो भाई बोर रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट वाले रेडियस को सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से निकाल लोगे। तो बाकी इसकी ज़रूरत है अभी इसलिए नहीं मिटाया हूँ। तो आर एन की बात करेगा तो क्या कर लेंगे 0.53 एन स्क्वायर, जेड तो 1 है एंगस्ट्रम, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन की जेड 1 होते ना, कर लोगे। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि एन के स्क्वायर के हिसाब से रेडियस चेंज होगी। इतनी सारी चीज़ तो हमको देखने को मिला। अब बात करते किसकी, स्पीड की, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। स्पीड की ऐसा कोई शॉर्टकट होगा ना, जैसे रेडियस का शॉर्टकट निकाल लिया ना, ऐसे स्पीड का भी शॉर्टकट निकालना, क्योंकि हम लोग इतने बड़े फॉर्मूले को नहीं रटेंगे, नहीं रटना है, छोटे फॉर्मूले को रटना है। जैसे ये किया, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसे इसकी भी कोई अच्छा फॉर्मेट होनी चाहिए ना, कि इतने से छुटकारा मिल जाए। उस छुटकारे के लिए जेड फिर से क्या कर दो 1, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं बोर्ड मॉडल में, तो शुरुआत में यूज़ करेंगे लेकिन बाद में उसको हटाते जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो निकाल रहे हैं तो उसको जनरलाइज कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं कि जेड अगर कोई और भी हो तो लगा दें तो सही हो जाए, लेकिन बाद में हम हाइड्रोजन एटम की पढ़ रहे हैं तो जेड क्या कर देंगे 1, शुरुआत में जनरलाइज करते हैं। अब ये तो समझ में आएगी ना, इसे नोट कर लो।
आते अब स्पीड पे। स्पीड के हमारे रियल फॉर्मूले ये आए थे, हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। देखो जेड तो 1 रख दो सबसे पहले, फॉर जेड बराबर 1 समझ गए होगे, हाइड्रोजन। किसकी डिस्कशन होने वाले हैं? हाइड्रोजन के लिए। भी कितने आ रहे? 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एन एच। जेड को 1 कर दिया, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एन एच। हाँ, एक काम करो, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये सी कौन है भाई? वो स्पीड ऑफ लाइट वाली सी, जानते हो ना? तो सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एन एच। सी से ऊपर सी से नीचे मल्टीप्लाई किया, सी से ऊपर और सी से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये सी कौन सी है? स्पीड ऑफ लाइट वाला। हाँ, तो देखो क्या हो रही है, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच और एगो सी बाई एन इधर कर दिया, एगो सी बाई एन इधर कर दिया। ये सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट वाला। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 2 पाई के ई स्क्वायर सी एच सब पता है, 2 पाई के ई स्क्वायर। इसी के सेटिंग क्यों, देखो 2 पाई के ई स्क्वायर सी साइड, एगो सी इधर लाया और एन को इधर दे दिया। ये और ये क्या बराबर है? हमारे सेटिंग है सी बाई एन अलग कर लिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि एक क्वांटिटी है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जिसके ये बराबर है, अल्फा कहते हैं इसको। तो अल्फा सी बाई एन, अल्फा सी बाई एन। तो nth ऑर्बिट की ये क्या आ गए? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में। n लगाए तो यहाँ पे n लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से लगा लो। जैसे Rn होते हैं nth ऑर्बिट के। तो Vn स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अल्फा सी बाई एन। इसको क्या कहते हैं? अल्फा। हेयर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई 2 पाई, जेड थोड़ा ना, जेड तो 1 हो गए, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच को क्या कहे हैं? अल्फा। यानी कि अल्फा क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, है ना। तो ये चीज़ है, इसकी वैल्यू तो 1/137। तो हमारे कैलकुलेशन ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है जो इसके बदले लिखा गया है, और उसकी वैल्यू तो 1/137। क्योंकि इसको आप देख सकते हो खुद ही, सब कुछ पता है। 2 पाई जानते हो, के भी जानते हो, 9 × 10⁻⁹ वाला ई जानते हो, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसका स्क्वायर कर दोगे। सी जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट। ये नई चीज़ है, थोड़ा लिख लो। हेयर सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होते हैं ना। इन वैक्यूम जो कितने होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो रख दोगे, एच पते है। तो अल्फा क्या हो जाएगी? 1/137, 1/137। तो देखो कितने खूबसूरत फॉर्मूले आ गए। सो भी nth हो जाएगा 1/137 × c/n। देखो वैल्यू रखोगे, सी का रखोगे, एन का रखोगे, अलग अलग ऑर्बिट में आएगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 रखो, सेकंड के लिए 2 रखो, जो रखना है रखो। तो मेरे ख्याल से ये क्या काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो ना, 3 × 10⁸ बाई 137। 1 अगर है तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, 2 है तो थोड़ा कम, 3 है तो थोड़ा कम। यानी स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी स्पीड कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ऑर्बिट बढ़ेगी, बड़ी ऑर्बिट में स्पीड क्या होगी? कम होगी। एन नीचे है ना, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगी तो एन बढ़ेगी, तो स्पीड घटेगी कि नहीं घटेगी? अच्छे से लॉजिक आ रहे हैं। और एन बढ़ती तो रेडियस बढ़ती है, सीधी सी बात है, साइज बढ़ेगी, और स्पीड उसमें क्या होती है? घटती है। तो हमने स्पीड के बारे में अच्छा सा कैलकुलेशन निकाला, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के बारे में भी जाना, जो क्या होता है? 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच होते हैं, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच। तो चलो स्पीड के अच्छे खासे खूबसूरत फॉर्मूले आए, इसे भी नोट कर लो पहले। तो हमने क्या सब देखा? किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, किसी भी ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे उसकी स्पीड कितनी होगी। अब बात रही एनर्जी की।
जैसे शुरुआत में बात किए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसकी कुछ फिक्स एनर्जी होते हैं, कहा था ना, उसकी फिक्स एनर्जी होती है, यानी एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी लेवल में घूमते हैं। तो अब एनर्जी क्या होगी वो भी निकाल लेंगे। और इतने सारे करने के बाद हमारे थर्ड पोस्टुलेट बाकी है, अभी तो दूसरे पोस्टुलेट को घसीट रहे हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था कि फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो बैलेंस किया गया किसके द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। दूसरा क्या था, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं h/2 का। तीसरा बाकी है, अभी इन्हीं दो को डिस्कस करते करते यहाँ तक पहुँचे, तीसरा बाकी है, तीन होते हैं, वो बताएंगे अभी पहले एनर्जी करेंगे। तो अब क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उसकी एनर्जी होगी ना, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट पे, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होते कि नहीं होते, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। तो दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, तो वो और काइनेटिक एनर्जी दोनों ऐड होगी। ये दोनों एनर्जी जब ऐड होती है तब तो टोटल एनर्जी होती है ना, तो वही टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो अब है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी उसकी डिस्कशन करनी है। आ जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी होगी, हाफ mv², हाफ mv²। अब लो थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, क्या पढ़े थे हम लोग, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू k q1 इंटू q2 क्या आया था, ze²/r²। हाँ ये आया था ना, आया था कि नहीं आया था, पीछे फर्स्ट पोस्टुलेट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यहीं से निकाल लो ना ये mv²। तो mv² यहाँ से निकालना, इसीलिए मैंने लिखा है एगो आर मर गए, तो kze²/r, एगो आर मर गए, रख दो यहाँ पे, इसको रख दो यहाँ पर। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv² के बदले kze²/r काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी इतनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तब होते हैं टोटल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, या एनर्जी सिंपली कह लो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने होते हैं, k q1 q2/r, ओरिजिनल फार्मूला होता है k q1 q2/r। तो यहाँ पे k q1 कितने है, एगो है ze, दूसरा है -e। पोटेंशियल एनर्जी में जो चार्ज लेते हैं हम उसकी साइन के साथ लेते हैं, चार्ज को क्या लेते हैं, साइन के साथ। तो एगो प्रोटॉन जेड को शो करना है ना, जनरलाइज करते हैं ना फॉर्मूला को, बाद में इसको 1 कर देते हैं, करते थे ना पहले भी। तो के जेड ही क्या, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, ये क्या इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, दोनों के बीच एनर्जी के q1 q2/r है कि नहीं। तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन आता है, तो ये हमारे जो कैलकुलेशन आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, वो कितने आते हैं, -kze²/r, kze², हाँ। सो टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, होगी कि नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये रहा हाफ, ये kze²/2r, ओ यार kze²/2r, kze²/2r काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल कितनी है, kz माइनस में kze²/r, है ना। दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं अभी, एलसीएम ये हो गए kze² माइनस 2kze², 2kze², 2 है और ये z है। तो कितने हो गए भाई, एनर्जी कितने हो गए पूरा वाला, -kze²/2r
ओहो, ये तो किसी की तरह मिलता जुलता है। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, देखो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ये कितना है, ये क्या कहें तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है कि नहीं? देखो ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी है ये के जेड ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 कह सकते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी का ये क्या है, पूरी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, आधा है। हाँ खैर वो जो है रहने तो, टोटल एनर्जी ये आए कि नहीं आए, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अब देखो सब कुछ तो सही है, जेड 1 कर देंगे, यहाँ पे ई पता है, के पता है, आर पता नहीं भाई। और कोई भी फॉर्मूला में अगर एन ही नहीं है, एन भी नहीं है, प्रॉब्लम तो ये एन भी नहीं है कहीं, एन मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर कहीं दिख रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो पता कैसे चलेगा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, तो कहीं ना कहीं तो लोचा है। तो लोचा सीधा करें कैसे, तो रेडियस की फॉर्मूले, रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो। देखो रेडियस कितने है, मेरे ख्याल से एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर था। रेडियस कितना था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। जरा देख लो गलती तो नहीं लिख दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, देख लो ये एन आर था, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, एन लगाओ या ना लगाओ, आर को रख दो वहाँ पे। सो एनर्जी क्या होगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2, आर के बदले रखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे वाली कहाँ जाएगी ऊपर, तो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। हाँ कुछ मरे कुछ नहीं मरे, तो एनर्जी, अब इसको जनरलाइज करेंगे, चिंता नहीं करना, इतनी बड़ी रटनी पड़ेगी, फिर से जनरलाइज करेंगे। हाँ कोई मरा, 2 मर रहा है बस, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। तो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर लिख लो ना भाई, माइनस 4 काट ले तो 2 कर लो, उसको 2 कर लो, नीचे में है ना, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4, एम छूट गया, एम और कुछ छूटा, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब सब पता है, जेड तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, और एन अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एन आएगी, तो अलग अलग एनर्जी आएगी, तो पता चला भाई सही है। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4, हाँ सही तो है, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम, सही। हाँ अब जनरलाइज करते, सब कुछ का वैल्यू आपको पता है, 2 पता है, पाई स्क्वायर 9.8 के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का स्क्वायर करोगे, जेड एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, और जनरल केस में जो भी जेड है वो डालेंगे। E4 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसका पावर 4 करनी पड़ेगी, कितनी खतरनाक, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद ये करीब करीब आएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो इसको जनरलाइज करते, पहले इसको नोट करो, नोट करो चलो। हो गया, हाँ तो इस तरीके से हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड किया और ये हमने फॉर्मूला पाया, ठीक है। उसमें लफड़ा आई थी, आर आ गई थी, तो आर को हमने रिप्लेस किया आर के फॉर्मूले से। तो एन आया, जब तक एन नहीं आएगी जनरलाइज नहीं होगी, एन तक पहुंचना है, क्योंकि एन नहीं पता चलेगी तो किस ऑर्बिट की कितनी होगी चीज़ें पता नहीं चलेगी। आर पता चले कोई भी nth ऑर्बिट के लिए, भी पता चले, एनर्जी पता चले, तीनों चीज़ पता चले। इसको छोटा करता हूँ, सबकी वैल्यू डालने के बाद इसकी वैल्यू आती है पुटिंग वैल्यू आफ्टर पुटिंग वैल्यूज
अब सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की, अब ये एन लगा है ना, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपनी तरफ से, En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, -21.76 10⁻19 जूल में, ऐसा यूनिट में इतना होगी। -21.71, माइनस क्या है यहाँ पे है ना, माइनस है, बताता हूँ माइनस क्या है, माइनस की मीनिंग बता रहा हूँ। इतनी आएगी, सब कुछ डालने के बाद इतनी वैल्यू आएगी। अब किसकी कितनी ये मैंने बोल रखा है तो ये काफ़ी कम है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोली जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे एनर्जी किस में चलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये क्या है, जूल में बोले तो ये काफ़ी कम है, 10⁻19 है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 10⁻19 जूल। इतने कम जूल को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो कुछ अच्छा छोटा सा क्वांटिटी आएगा, अच्छा खासा। इतने कम को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट वाली बैटरी लूँ और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक्सेलरेट करूँ तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको। एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट वाली बैटरी से एक्सेलरेट करूँ तो इतनी उसके पास एनर्जी आएगी। वो चीज़ शो कर रहे हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। देखो ये क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना कूलम्ब इंटू 1, यानी जूल हो जाते हैं। कूलम्ब इंटू वोल्ट, कूलम्ब इंटू भी, क्यू भी वर्क, जूल, क्यू भी जूल होते हैं ना, तो जूल हो गए, इसीलिए लिखे गए। तो अगर इससे डिवाइड कर दूं, इतने जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, डिवाइड कर दूं। सो डिवाइड करने पे आपको डिवाइड करोगे तो -13.6। अच्छा जेड ये सब छूट गया ना, Z²/N², Z²/N², ये किस में आई थी, जूल में आई थी। किस में, जूल में। N 1 2 3 4 रखते चलो, Z भी रखते चलो हाइड्रोजन एटम के लिए, अभी जनरलाइज कर ले दो पहले। तो -13.6 Z²/N², एनर्जी nth ऑर्बिट के हो गए। ये किस में होगी, एंगस्ट्रॉम में। किस में, एनर्जी है तो एंगस्ट्रॉम में कहाँ से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में, हम लोगों ने अभी निकाला था ना, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अरे बाबा, हाँ, डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कंफ्यूज आ जाओगे, डिवाइड करके लिखो। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये जूल में एनर्जी किस में निकालना हमको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इससे डिवाइड कर दो। यूनिटरी मेथड है ये। 21.76 10⁻19 बाई 1.6 10⁻19। ये जब डिवाइड कर दिए तो ये हो गया हमको किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर होगी। पहले किस में थी, जूल में, अब किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, -13.6 Z²/N², किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हुई। फॉर हाइड्रोजन Z क्या रख दो, 1 रख दो, है कि नहीं। तो बात करते फॉर हाइड्रोजन, Z क्या होगी, 1, एंड फर्स्ट ऑर्बिट N क्या होगी, 1, तो En कितनी होगी, -13.6 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, Z² था ना, हाँ। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड में क्या होगी, तो इसको E1 कह सकते ना। E2 कितनी होगी, Z तो हमेशा 1 ही रहेगी हाइड्रोजन के लिए, N2 हो जाएगी तो 2 कर दो, तो दिस बाई 4, तो -13.6 Z² तो 1 हो गए बाय 2 का स्क्वायर। अब ये कितनी आएगी,
जो भी है, मेरे ख्याल से कितना आएगा -3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे जिस भी ऑर्बिट का हाइड्रोजन के लिए निकालना हो आप नीचे उसके n² से डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगी। तो ये रट के रख लें, ये जब हम रट के रख लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो थर्ड पोस्टुलेट है ना उसमें ये मदद करेगा, अगर ये पते रहेगा, रटा हुआ रहेगा कि किस एनर्जी मतलब लेवल में, एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट। इसीलिए तो फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी एनर्जी होती है, सेकेंड की इतनी होती है, थर्ड की भी, फोर्थ की भी, इसीलिए तो उसको एनर्जी लेवल कहा गया कि एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ये रदरफोर्ड साहब ने नहीं कहे थे, यहाँ पे कहा गया है बोर्ड में, बोर मॉडल में, कि पर्टिकुलर ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। अब बात करते हैं किसकी, ये एनर्जी निगेटिव की। तो निगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड है। याद रखना, जितनी चीज़ों की एनर्जी कम रहते ना, जितनी एनर्जी कम रहे उतना स्टेबल होते हैं चीज़ें जितनी कम हो, जैसे कि ग्राउंड पे कोई भी चीज़ को रखते हैं तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होते हैं, और जब खूब ऊपर हो तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होते हैं, बहुत रिस्क है उसको गिरने का। तो जितनी एनर्जी कम होती है ना चीज़ें उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसीलिए एनर्जी को कम से कम रखे गए। तो निगेटिव है तो मतलब बहुत कम है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। निगेटिव एनर्जी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। ये नेगेटिव साइन के मीनिंग है, नोट करो। देखो हो गया। अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई कि अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। हमने n अलग अलग रखा, n बढ़े जा रही है, एनर्जी क्या हो रही है, माइनस में घटी जा रही है। डिवाइड करना है ना, तो एनर्जी क्या था यहाँ पे, एनर्जी क्या निकला था हम लोगों को, ऐसे था ना, वो भी माइनस में, -1/n²। तो n जब बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना ऊपर 13.6 थे वैल्यूज, प्रोपोर्शनलिटी में ये बात करते हैं। n बढ़ेगी तो माइनस में वैल्यू क्या होगी, घटेगी। माइनस में घटना मतलब बढ़ना। तो n जब बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। n बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि n अगर बढ़ेगी तो एनर्जी, n बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि माइनस में घटेगी। माइनस में घटना मतलब बढ़ना, यानी कि ज़्यादा, यानी कि एक एनर्जी थर्ड लेता हूँ, एक फिफ्थ लेता हूँ। तो थर्ड और फिफ्थ की बात करूँ तो फिफ्थ की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। n ज़्यादा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, ज़्यादा वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी जितनी दूर जाएंगे ऑर्बिट से उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जो नज़दीक में है उसका बॉन्डेशन न्यूक्लियस से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। बॉन्ड है वो, जैसे कि जो बच्चे अपने फैमिली से बॉन्डेड रहते हैं तो उसको डर रहता है भाई, यानी उसको ज़्यादा फ्री नहीं होते, डर होते रहता है कि कुछ कैसे कर लेंगे तो पिटाई लग जाएगी। लेकिन जो एकदम जिसका अट्रैक्शन कम है, यानी कि दूर में है, तो वो क्या है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा मतलब डेंजर, अनस्टेबल है, कोई स्टेबिलिटी उसकी नहीं है, कम स्टेबल है, कम कम कम। तो जो ज़्यादा n वाले में है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या है, कम है। यानी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, वो हर कंप कर सकता है, इधर उधर कूद काद सकता है, आसानी से कूद सकता है वो, फिर तो एनर्जी ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखा, निगेटिव की मीनिंग समझा। अब थर्ड पोस्टुलेट चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में यही काम करना है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब जंप करती है,
हायर एनर्जी लेवल मतलब n ज़्यादा वाला ऑर्बिट। तो n ज़्यादा वाला ऑर्बिट से जब n कम वाला ऑर्बिट में कूदेगा तो n ज़्यादा वाला में तो ज़्यादा एनर्जी थी ना, और कम वाला में कम एनर्जी है। तो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले में कूदेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी कहाँ? तो रेडिएशन के रूप में, लाइट के रूप में, फोटोन के रूप में। तो रेडिएशन के रूप में वो एनर्जी निकलेगी नहीं। तो ये था पोस्टुलेट थर्ड। पोस्टुलेट जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप मारेगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? फोटोन के रूप में, एच रेडिएशन के रूप में जाएगी। ठीक है, तो उसको एच न्यू क्या लूँ? एच न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी। न्यू क्या है? वो जो रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, देन अ रेडिएशन ऑफ दिस एनर्जी इज रेडिएटेड। नहीं समझ आया? समझ आया? तो ये रेडिएशन होती है। अब हमको पता है कि किस एनर्जी लेवल की कितनी, फॉर्मूले से पता चल जाएगी किस एनर्जी के कितने, मतलब किस ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है। कुदाएंगे डिफरेंस तो पक्का आ जाएगी। एच पते है तो जो रेडिएशन निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो उसकी वेवलेंथ भी आ जाएगी। वेवलेंथ आ जाएगी तो वेवलेंथ का उल्टा वेव नंबर भी आ जाएगी। जो भी पूछना है कहीं से कूद लेना, पता चलेगी कि नहीं चलेगी कि उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ये चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। आज तो बेसिक्स किए, जाने फॉर्मूले क्या होते। तो इसके लैंग्वेज लिख लो जरा। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, then energy is radiated in the form of radiation. Energy is radiated. तो जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट, कुछ भी हो। उल्टा भी हो सकता है। अगर एनर्जी दे दें, लोअर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी अगर दे देंगे ना तो ज़्यादा एनर्जी मिलने के बाद वो हायर वाले में, यानी जो जैसा है वैसा सोसाइटी में रहना चाहेगा ना, तो जो ज़्यादा एनर्जी वाली है वो ज़्यादा में रहने की कोशिश करेगा, कम वाली है कम में रहने की कोशिश करेगा। तो अब कम वाली में जिसको ज़्यादा एनर्जी दे दी है तो उसको एनर्जी होगी ज़्यादा, तो कूदने की कोशिश करेगा, है ना। ज़्यादा एनर्जी मिल गया उड़ेगा ना वो, तो एक ऑर्बिट से हायर वाले ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा। बताओ इतनी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोला जाए? चलो बाकी डिटेल तो बाद में करेंगे। इसको एक और चीज़ कहते हैं बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसको हम लोग बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कह लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए ये चीज़ यूज होगा। तो मिलेंगे फिर, आज यहीं फिर ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम इसके ये वाली किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में कूदेगी, तो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, कितनी वेवलेंथ, कितनी एनर्जी, क्या सब होगी, वो सब काम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। तो ज़रूर उसे भी अटेंड कर लें, उसे भी देख लें। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।